Hello, friends, and welcome to the Exams Made Simple. So, we are back again with the Hindu Complete Newspaper Analysis for 13th of November 2025. 13 नवंबर 2025 का द हिंदू न्यूज़पेपर एनालिसिस देखेंगे। शुरू करने से पहले एक अच्छी चीज़ बता दूं आप लोगों को, बहुत लोग आप लोग रिक्वेस्ट कर रहे थे कि करंट अफेयर्स के हम नोट्स प्रोवाइड करें, तो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन कमेंट में लिंक भी आपको मिल जाएगी और मैं आपको दिखा भी देता हूं कि अगर आप वेबसाइट देखें हमारी, चेक करें। इफ़ यू सी द वेबसाइट ऑफ द एग्जाम्स मेड सिंपल, लेट मी ओपन डाउन द इंटरनेट फॉर यू फॉर अ फ्यू सेकेंड्स। कुछ देर के लिए मैं इंटरनेट ऑन कर देता हूँ, हालांकि मैं बंद रखता हूँ वेबसाइट की वीडियो के बीच में। तो आप देखेंगे हमने थोड़ा सा रिवैम किया है द एग्जाम्स मेड सिंपल वेयर प्रिपरेशन मीट सक्सेस, और यहाँ पे आपको दिख जाएंगे हमारे कोर्सेज भी, यूट्यूब चैनल भी और ब्लॉग्स भी। तो करंट अफेयर्स में जब आप देखेंगे लेटेस्ट में, तो आपको आज 13 नवंबर 2025 का पूरा करंट अफेयर्स मिल जाएगा प्रॉपर नोट्स के साथ, वो मैंने आपको बना दिया है। तो अब आप नोट्स पढ़ सकते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई दिक्कत नहीं आप लोग को। आप जितना शेयर करेंगे, लाइक करेंगे, उतना मुझे भी अच्छा लगेगा, तो प्लीज़ डू दैट फ्रॉम योर एंड। और इसके साथ साथ एडिटोरियल्स, जो आपको एडिटोरियल्स दिख रहे हैं, ये भी पूरे नोट्स के फॉर्म में बने हुए हैं। तो विद एडिटोरियल्स आपको पूरा नोट्स एक साथ मिल जाएगा, जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। नीचे डिस्क्रिप्शन कमेंट में लिंक है, आप वहाँ से देख लीजिएगा। लाइक शेयर ज़रूर करें हमारे एफर्ट्स के लिए, कंटेंट के लिए, और जितना ज़्यादा आप लाइक शेयर करेंगे उतना अच्छा लगेगा। 120-130 लाइक्स का टारगेट है, तो प्लीज़ डू दैट फ्रॉम योर एंड। स्टार्ट करते हैं आज की न्यूज़पेपर एनालिसिस को। सबसे पहले फ्रंट पेज की न्यूज़ के साथ देखते हैं। अब देखो, एक न्यूज़ आर्टिकल मेरे को डिस्कस नहीं करना था, बट उसमें दो टर्म ऐसे आ गए कि मुझे डिस्कस करना पड़ेगा। वो है रिटेल इन्फ्लेशन हिट्स अ हिस्टोरिक लो 0.25% इन अक्टूबर। तो ठीक है, चलो रिटेल इन्फ्लेशन कम है। रिटेल का मतलब क्या होता है? जो किराना के शॉप्स या जो आप रिटेल मार्केट से, जो आउटलेट से खरीदते हैं ना डायरेक्ट, वो आपका रिटेल कहलाता है। और रिटेल में जैसे आप एक रिटेलर हैं, रिटेलर मतलब कि जो आप नॉर्मल शॉप से खरीदते हैं या सारी चीज़ें खरीदते हैं। अब यहाँ पे आप क्या क्या खरीदते हैं? आप फुटवेयर खरीदेंगे, आप खाना खरीदेंगे, आप प्रोडक्ट्स खरीदेंगे, है ना, आप ट्रांसपोर्ट लेंगे, ये सारी चीज़ों करेंगे डायरेक्टली, ये सारा रिटेल के अंतर्गत आता है। तो यहाँ पे जो इन्फ्लेशन है वो कम हुआ है। इसका एक रीज़न ये भी है कि जीएसटी रेट कट जो हुआ है ना, जीएसटी रेट कट हैज़ बीन देयर, एंड उस कारण से जो बेस इफेक्ट है वो फेवरेबल हो गया है। यही रीज़न है कि हमको इन्फ्लेशन कम देखने को मिल रहा है। ठीक है, चलो वो बात हो गई। अब यहाँ पे दो चीज़ें देखने को मिली इस न्यूज़ आर्टिकल में। एक तो है आपका हेडलाइन इन्फ्लेशन और दूसरा है आपका कोर इन्फ्लेशन। तो हेडलाइन इन्फ्लेशन वर्सेस कोर इन्फ्लेशन में डिफरेंस क्या होता है? हेडलाइन इन्फ्लेशन में ओवरऑल इन्फ्लेशन देखा जाता है, जिसमें आपका फूड और फ्यूल भी इंक्लूडेड होता है ना, फूड और फ्यूल भी इंक्लूडेड है। जैसे कि अभी हम रिटेल में जो चेक कर रहे हैं, दैट इज हेडलाइन इन्फ्लेशन। और जब हम कोर इन्फ्लेशन की बात करेंगे, तो हम कोर इन्फ्लेशन होता है हेडलाइन इन्फ्लेशन माइनस फूड फ्यूल। मतलब कि कोर इन्फ्लेशन में हम फूड और फ्यूल को नहीं इंक्लूड करते हैं, वो क्योंकि बहुत वोलाटाइल होता है, खाना भी बहुत वोलाटाइल होता है और फ्यूल भी बहुत वोलाटाइल होता है, इंटरनेशनली बहुत ज़्यादा इफेक्टेड रहते हैं ये प्राइसेस। यही रीज़न है। तो ये हेडलाइन वर्सेस कोर का डिफरेंस आपको बताना था, इम्पॉर्टेंट है। दूसरी न्यूज़ पे आते हैं। दूसरी न्यूज़ है ऑल हाई कोर्ट शुड अपलोड डिटेल्स ऑफ टाइम टेकन बाय जजेस टू डिलीवर पेंडिंग डिसीजंस। अब ये जस्टिस सूर्यकांत जो हमारे डेजिग्नेटेड, ये आपका चीफ जस्टिस डेजिग्नेट है, यानी कि चीफ जस्टिस डेजिग्नेट का मतलब क्या होता है कि जो नेक्स्ट हमारे चीफ जस्टिस होने वाले हैं वो है जस्टिस सूर्यकांत, है ना। तो जस्टिस सूर्यकांत का ये कहना है कि जो हाई कोर्ट्स हैं, और ना केवल हाई कोर्ट्स बल्कि सुप्रीम कोर्ट जो भी हैं, जिनके पास जितने पेंडिंग केसेस हैं, है ना, जिनको उन्होंने रिजर्व करके रखा है, उसके नंबर से और उसके कौन कौन से केसेस हैं, वो पब्लिक डोमेन में होने चाहिए। न केवल पब्लिक डोमेन में होने चाहिए, बल्कि ये भी होना चाहिए कि उन्होंने कितना टाइम लिया फिर उसको सॉल्व करने में। हो सकता है टाइम लग जाए बिकॉज ऑफ द क्वेश्चन ऑफ लॉ और क्वेश्चन ऑफ जो भी है उसमें, बट दे शुड बी पब्लिकली डिस्प्लेड। तो देखो लिखा है, रिफॉर्म्स एंड ट्रांसपेरेंसी इन जुडिशियल फंक्शनिंग मस्ट नॉट बी लिमिटेड टू लिटिगेंट्स अलोन। ये जितनी भी ट्रांसपेरेंसी है या जितने भी रिफॉर्म्स हैं, वो केवल लिटिगेंट्स के लिए नहीं होने चाहिए। लेट एवरीबडी नो हाउ मेनी जजेस हैव बीन रिजर्व्ड बाय, हाउ मेनी जजमेंट्स हैव बीन रिजर्व्ड बाय एनी जज एंड हाउ मेनी आर प्रोनाउंस्ड। मतलब कितने जजमेंट्स अभी बचे हैं और कितने उन्होंने दे दिए हैं, एंड विद इन हाउ मेनी डेज द जजमेंट्स आर बीइंग मेड अवेलेबल इन द पब्लिक डोमेन। तो ये सारी चीज़ें शोकेस करने के लिए बोला है।
एंड हाउ मेनी डेज हाई कोर्ट्स एक्चुअली टेक टू अपलोड द जजमेंट्स, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें करने के लिए, ट्रांसपेरेंसी बढ़ाने के लिए ये चीज़ कही जा रही है। एंड इसके अलावा जस्टिस बागची ने ये भी कहा कि देयर ऑट टू बी अ डैशबोर्ड ऑन हाई कोर्ट वेबसाइट्स एक्सक्लूसिवली फोकसिंग ऑन रिजर्वेशन एंड प्रोनाउंसमेंट ऑफ जजमेंट्स। मतलब ये नंबर शो करने के लिए हाई कोर्ट्स की वेबसाइट में भी एक अलग से सेगमेंट होना चाहिए। देयर शुड बी अ प्रॉपर डैशबोर्ड, और बताना चाहिए कि कितने केसेस पेंडिंग थे, कितने केसेस उन्होंने कर लिया। अब आप सबको पता है कि 50 बहुत ज़्यादा केसेस हैं, मतलब मिलियंस में नंबर हैं केसेस के जो अभी भी पेंडिंग है। तो ये जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड बोलते ही हैं, तो वो सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। आगे मूव करते हैं, देखते हैं और क्या इंपॉर्टेंट न्यूज़ आर्टिकल है जिनके बारे में हमको डिस्कस करना है। यू कैन मूव अहेड विद मी, आप बिल्कुल मेरे साथ आगे बढ़ सकते हैं। यहाँ देखेंगे तो आपको एक न्यूज़ दिखेगी, कोची मेक्स इट टू द लिस्ट ऑफ टॉप 10 ग्लोबल डेस्टिनेशंस। तो एक booking.com करके वेबसाइट है, उसने अभी रिसेंटली निकाला था, और इस वेबसाइट के अंतर्गत उनको ये पता चला, विच इज़ अ लीडिंग ट्रेवल प्लेटफॉर्म booking.com, तो उसने ये निकाला कि टॉप 10 ट्रेंडिंग डेस्टिनेशन जो वर्ल्ड वाइड है उनमें कोची भी है। एंड इट इज़ द ओनली डेस्टिनेशन फ्रॉम इंडिया दैट हैज़ मेड इट टू द लिस्ट। तो कोची इज़ द ओनली डेस्टिनेशन फ्रॉम इंडिया दैट हैज़ एक्चुअली मेड इन टू दैट लिस्ट ऑफ टॉप 10 डेस्टिनेशंस, ठीक है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एंड थोड़ा सा मैंने इसके बारे में अलग से भी लिखा हुआ है, जैसे कि अगर आप देखें यहाँ पे कोची अमंग टॉप 10 डेस्टिनेशंस, तो कोची क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इट इज़ लोकेटेड ऑन द साउथ वेस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया। इट इज़ नोन फॉर इट्स लॉन्ग हिस्ट्री ऑफ ग्लोबल ट्रेड, कल्चरल एक्सचेंजेस एंड कॉस्मोपॉलिटन कल्चर कैरेक्टर। अगर आप कोची की बात करें तो कोची वही जगह है जहाँ पर वास्को डी गामा 1498 में आया था, तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट लोकेशन। एंड इट इज़ पॉपुलर फॉर हेरिटेज साइट्स, बैक वाटर्स, क्विजीन एंड आर्ट फेस्टिवल्स, and that is the reason why Kochi is so dominant in the tourism industry of India. तो I hope you got clarity regarding that as well, ये भी आपको समझ में आ गया होगा। आगे मूव करते हैं, देखते हैं और क्या इंपॉर्टेंट न्यूज़ आर्टिकल है जिनके बारे में हमको डिस्कस करना है। GI टैग फी कट टू ₹1000, मिनिस्टर प्रोमिसेस बैकिंग फॉर ट्राइबल गुड्स। अब यहाँ पर कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्टर जो पीयूष गोयल हैं, उन्होंने अनाउंस किया है कि जो GI यानी कि ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग की फीस है वो 5000 से घटा करके 1000 कर दी जाएगी। ये न्यूज़ लिखी है, देखो यहाँ पे मैंने, कॉमर्स मिनिस्ट्री के मिनिस्टर ने कहा है कि GI टैग की जो फीस है वो रिड्यूस की जाएगी 5000 से 1000 में, ठीक है ना। अब इस न्यूज़ आर्टिकल में कुछ GI टैग प्रोडक्ट्स मेंशन्ड थे, वो मैंने यहाँ लिस्ट बना दी है। जैसे कन्नडी पाया, इट इज़ अ बैम्बू मैट फ्रॉम केरला। कन्नडी पाया, इट्स अ बैम्बू मैट फ्रॉम केरला। अपातानी टेक्सटाइल, दीज आर फ्रॉम अरुणाचल प्रदेश। अपातानी तो आपको पता ही है। मारथंडम हनी, इट इज़ फ्रॉम तमिलनाडु। मारथंडम हनी इज़ फ्रॉम तमिलनाडु। लेपचा तुंगबुक, इट इज़ फ्रॉम सिक्किम। लेपचा तुंगबुक। And Bodo Aronai is from Assam. Bodo Aronai is from Assam. Ambaji white marble from Gujarat. And Bedu and Badri cow ghee from Uttarakhand. Bedu and Badri cow ghee from Uttarakhand. Bodo Aronai, जिसको नहीं पता है उनको बता दूं कि Bodo Aronai is a traditional hand woven scarf of the Bodo tribe in Assam. तो Bodo Aronai क्या है? ट्रेडिशनल हैंड वूवन स्कार्फ है, किसका? बोडो ट्राइब का, जो कि असम की है। और इंडिया में ज्योग्राफिकल इंडिकेशन रजिस्ट्री जो है वो GI टैग देती है। कौन देता है GI टैग? ज्योग्राफिकल इंडिकेशन रजिस्ट्री देती है GI टैग, विच ऑपरेट्स अंडर द डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड। किसके अंतर्गत काम करती है? डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड, विच इज पार्ट ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। किसका पार्ट है ये? मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री का। और याद रखिएगा, सारे जियोग्राफिकल इंडिकेशन जो रजिस्टर होते हैं वो होते हैं जियोग्राफिकल इंडिकेशंस ऑफ गुड्स रजिस्ट्रेशन एंड प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 1999 के अंतर्गत। तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट एज वेल, ये भी समझ में आ गया होगा आपको। आगे मूव करते हैं, देखते हैं और क्या इंपॉर्टेंट न्यूज आर्टिकल है। तो इस न्यूज में आपको दिखेगा, इम्यून सेल्स प्राइम्ड फॉर रूमेटॉइड आर्थराइटिस ईयर्स बिफोर सिम्टम्स अपीयर। तो एक्चुअली इस न्यूज आर्टिकल में ये है कि रूमेटॉइड आर्थराइटिस के बारे में, लेकिन उसमें एक नई डिस्कवरी ये आई है कि रूमेटॉइड आर्थराइटिस का भी एक अर्लीस्ट साइन आपको मिल जाता है। मतलब कि क्या होता है वो अर्लीस्ट साइन? प्रेजेंस ऑफ एंटी सिट्रुलिनेटेड प्रोटीन एंटीबॉडीज, ACPAs, जैसे आपको दिख रहा है ना ये, तो एंटी सिट्रुलिनेटेड प्रोटीन एंटीबॉडीज, इसका प्रेजेंस अगर आपके ब्लड में है तो ये साइन है आपके
किसका, र्यूमाटाइड आर्थराइटिस का। मतलब कि देखो, अगर 100 लोगों के ब्लड में एंटी सिट्रुलिनेटेड प्रोटीन एंटीबॉडीज मिल रहा है तो उन्हीं 100 लोगों में से 40 लोग ऐसे होंगे जिनको र्यूमाटाइड आर्थराइटिस होगा। तो मतलब कि ये नहीं कहा जा रहा है कि एसीपी अगर है तो एक सफिशिएंट कंडीशन हो गई आपको आर्थराइटिस की, र्यूमाटाइड आर्थराइटिस की। लेकिन अगर आपके ब्लड में एंटी सिट्रुलिनेटेड प्रोटीन एंटीबॉडीज मिल रही हैं तो ये एक है कि आप में से ही किसी को र्यूमाटाइड आर्थराइटिस होगा, ठीक है। और ये ब्लड टेस्ट में 3 से 5 साल पहले आना शुरू हो जाता है। इट इज द फर्स्ट क्लिनिकल साइन ऑफ आर्थराइटिस, ठीक है। तो ये बात तो आर्थराइटिस की हमने यहाँ पे कर ली। अब थोड़ा सा मैं आपको र्यूमाटाइड आर्थराइटिस के बारे में भी बता दूं, जो इसके डिस्कवरी के अलावा जो चीज़ हुई है ना। तो र्यूमाटाइड आर्थराइटिस की अगर हम बात करें तो इट इज़ अ ऑटो इम्यून, क्रॉनिक ऑटो इम्यून डिसीज, जहां पे बॉडी का इम्यून सिस्टम मिस्टेकिंगली अटैक कर देता है अपने ही जॉइंट्स को, ठीक है ना। इट इज़ द एन ऑटो इम्यून डिसीज, क्रॉनिक ऑटो इम्यून डिसीज, जहां पे इम्यून सिस्टम मिस्टेकिंगली अटैक करता है अपने ही जॉइंट्स को। एंड दिस लीड्स टू पेन, स्वेलिंग, स्टिफनेस, ग्रेजुअल जॉइंट डैमेज ऑल्सो। ये स्टार्ट होता है हैंड, रिस्ट और फीट में, है ना, मेनली हैंड, रिस्ट एंड फीट में। एंड डॉक्टर्स को अभी भी एग्जैक्ट कॉज नहीं पता, बट इसके बहुत सारे रीजन है, जीन्स हो गए, हार्मोन्स हो गए, इसलिए विमेन आर 3 times मोर अफेक्टेड बाय र्यूमाटाइड आर्थराइटिस देन मेन। एंड इन्वायरमेंटल ट्रिगर्स भी हैं, जैसे कि इन्फेक्शन, पॉल्यूटेंट या स्मोकिंग अगर कोई है तो दैट कैन ऑल्सो बी अ ट्रिगर। ज़्यादातर इफेक्ट करता है 30 से 60 साल की उम्र में, एंड विमेन में ज़्यादा इफेक्ट करता है, मेन में कम करता है। एंड बहुत पेशेंट्स हैं, 18 मिलियन पीपल वर्ल्ड वाइड हैं जो र्यूमाटाइड आर्थराइटिस से सफ़र करते हैं। सिम्टम्स है मॉर्निंग स्टिफनेस, पेन इन स्वेलिंग इन जॉइंट्स, टायर्डनेस, फटीग, फीवर, वेट लॉस, स्मॉल बम्प्स अंडर द स्किन, है ना, इसको र्यूमाटाइड नोड्यूल भी कहा जाता है। एंड इट डज नॉट ओनली अफेक्ट जॉइंट्स, इट कैन ऑल्सो हार्म हार्ट, लंग्स, आईज एंड स्किन एज वेल। एंड ये इंपॉर्टेंट है, आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट एज वेल। तो ये आपको पता होना चाहिए। एसीपीए का बाकी जो मैंने बताया वो कंसेप्ट याद रखना, दैट इज समथिंग विच इज इंपॉर्टेंट। एडिटोरियल पार्ट पे अगर आए तो यहाँ पे आज 2 एडिटोरियल है जो हम डिस्कस करेंगे। डी सुब्बा राव का आर्टिकल है इंटरस्टेट राइवलरी दैट इज फ्यूलिंग इंडियाज ग्रोथ। अब देखो बहुत ही प्यारा आर्टिकल है, अगर मैं आपको बताऊँ तो जैसे मैंने आपको बताया कि यहाँ पे नोट्स मैंने ऑलरेडी बना रखे हैं, तो आप देख सकते हैं जब आप वेबसाइट पर आएंगे तो आपको ये पूरा मैंने नोट्स के फॉर्म में बना रखा है ना। हिंदू को मैंने प्रॉपर क्रेडिट भी दिया है, तो ऐसा भी नहीं है कि वो कुछ ऐसा है, आप देख सकते हैं इंटरस्टेट ट्रैवल दैट लेंगे। तो अब एडिटोरियल में बोल क्या रहा है, तो एडिटोरियल ये बोल रहा है कि अभी रिसेंटली गूगल ने चूज किया आंध्र प्रदेश को फॉर इट्स बिगेस्ट डेटा सेंटर आउटसाइड कैलिफोर्निया। याद रखिएगा, कैलिफोर्निया के बाहर का सबसे बड़ा जो डेटा सेंटर बना रहा है आपका गूगल, उसने आंध्र प्रदेश को चुना है। अब इट हैज स्पार्क्ड अ फ्रेंडली राइवलरी अमंग स्टेट्स। अब इस कारण से जो स्टेट्स हैं वो एक कंपटीशन में आ गए हैं। मतलब कि किस तरीके से पहले दिल्ली हुआ करता जो कंट्रोल करता था, सेंटर हुआ करता था, बट अब दूसरे स्टेट्स में आंध्र प्रदेश है, ये अट्रैक्ट कर रहा है। तो अब एक जो कंपटीशन है दैट इज टू अट्रैक्ट इंडस्ट्रीज, वो शो हो रहा है यहाँ पर, ठीक है ना। तो क्या क्या चीजें ऑथर ने बताई है, सबसे पहले ऑथर ने कुछ इश्यूज बताए, जैसे कि पहले जो सिस्टम था काफी सेंट्रलाइज्ड सिस्टम था, ज्यादातर इंडस्ट्रीज डिसीजन दिल्ली पे बनते थे, बाकी स्टेट्स के पास बहुत कम फ्रीडम हुआ करती थी। इसके अलावा स्टेट्स जो हैं वो डिकेड्स ले लेते थे कॉम्पिटिटिव होने के लिए, अपनी इकोनॉमी ओपन करने के लिए। और एक और जो पहले इशू होता था वो था अनहेल्दी कंपटीशन का, मतलब कि एक स्टेट दूसरे को आउटबिट करने के चक्कर में कई बार एक्सेसिव सब्सिडीज दे दी, फ्री लैंड दे दिया, तो फिर उससे उनका ही फिनेंस जो है वो हर्ट होता था। एंड यही रीज़न है कि स्टार्टिंग में बहुत अनइवन ग्रोथ भी हुई स्टेट्स की। बिहार जैसे पीछे रह गया, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, ये सब थोड़ा पीछे रह गए, और वहीं पे महाराष्ट्र, दिल्ली और ये सब स्टेट्स थोड़ा आगे निकल गए। ये अनइक्वल, ये जो अनइवन ग्रोथ है वो उसका रीज़न यही होता है। अब ऑथर ने सोल्यूशन बताया डी सुब्बा राव जी ने। तो पहला उन्होंने बताया कि कम्पीट थ्रू क्वालिटी नॉट गिव अवेज। फर्स्ट चीज़ आपको स्टेट्स जो है उनको फोकस करना चाहिए अपने गवर्नेंस को अच्छा करने के लिए, अपने वर्कफोर्स को स्किल्ड करने के लिए, रिलायबल पावर के लिए, क्लियर पॉलिसीज के लिए। सब्सिडीज पे फोकस नहीं करना चाहिए। एक दूसरे स्टेट्स के जो अच्छे पॉइंट्स हैं उनको लेना चाहिए, दे शुड लर्न फ्रॉम ईच अदर। इसके अलावा बिल्ड स्ट्रॉन्गर इंस्टीट्यूशंस, जो ऐसे इंस्टीट्यूशंस आप बनाएं जहाँ पे रेगुलेशन सिस्टम
स्टेबल हों, फास्टर अप्रूवल्स हों, ट्रांसपेरेंट पॉलिसीज़ हों एंड फोकस ऑन लॉन्ग टर्म सेक्टर्स ऑल्सो। इसके अलावा इन्होंने कहा कि भाई एजुकेशन, लॉजिस्टिक्स, R&D, हाई स्किल्स इंडस्ट्रीज में आप इन्वेस्ट करें एंड दे ऑल्सो शुड बिल्ड ड्यूरेबल इकोनॉमिक स्ट्रेंथ, हेल्दी कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म। जो फाइनली ऑथर ने कहा है वो कहा है कि भाई एक हेल्दी जो कंपटीशन है, हेल्दी कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म आपको डेवलप करना चाहिए। तो दिस इज व्हाट हैज बीन मेंशन्ड बाय द ऑथर इन दिस आर्टिकल। दूसरा एडिटोरियल भी पहले मैं आपको दिखा दूं, बहुत अच्छा आर्टिकल था, आई होप आपको कुछ सीखने को ही मिला होगा। डी सुब्बाराव जी का आर्टिकल है तो ऐसा तो नहीं है ना, बहुत ही प्यारा आर्टिकल है। दूसरा अगर आर्टिकल हम देखें जो हम डिस्कस करेंगे, द लिमिट्स ऑफ इंटरनेशनल ब्रांच कैंपसेस। बहुत ही अच्छा आर्टिकल और बहुत कुछ आपको ये मेंस आंसर राइटिंग के लिए भी काम आएगा। मैं आपको बता देता हूँ ये क्या है इस आर्टिकल में। सबसे पहली बात तो ये आर्टिकल है इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस जो हैं, जैसे ब्रिटेन अभी क्या बोल रहा था, ब्रिटिश यूनिवर्सिटीज़ जो हैं वो अपने ब्रिटिश कैंपसेस इंडिया में इस्टेब्लिश करने वाली हैं। तो कई लोग ऑब्वियसली बात है खुश भी हैं इस चीज़ को, कई लोग बढ़ा चढ़ा के बता रहे हैं, बट क्या ये उतनी बड़ी बात है? दैट इज़ व्हाट हैज़ बीन डिस्कस्ड इन दिस आर्टिकल। तो पहले तो कुछ अच्छी चीज़ें जो मेंशन की गई आर्टिकल में वो बता दूं। ऑथर ये कह रहा है कि भाई अच्छी बात है, अपॉर्चुनिटी मिलेगी ज़्यादा स्टूडेंट्स को, है ना, एक आपको चॉइस बढ़ेगी, आप फॉरेन ब्रांडेड एजुकेशन ले सकते हैं विदाउट ट्रेवलिंग टू अब्रॉड। एंड ये इंडिया की जो नीड थी हायर एजुकेशन कैपेसिटी को एक्सपैंड करने के लिए, वो इम्पॉर्टेंट भी है। इसके अलावा हो सकता है कि इट कैन इंट्रोड्यूस बेटर गवर्नेंस, बेटर टीचिंग प्रैक्टिस, इंटरनेशनल एक्सपोजर एज वेल, है ना, एंड स्ट्रॉन्गर इंडिया यूके रिलेशंस। तो ऑब्वियसली बात है, तो ये सारे बेनिफिट्स हो गए, 3 बेनिफिट आपको बता दिए। अब कुछ क्रिटिक्स हैं जो ऑथर ने बताया वो बता दूं। ऑथर ने पहला क्रिटिक बताया कि इट कैन बी अ फाइनेंशियल मोटिव ऑफ यूके यूनिवर्सिटीज़। भाई ब्रिटिश यूनिवर्सिटीज़ जो हैं वो सीवियर फाइनेंशियल क्राइसिस से गुजर रही हैं, ऐसे में इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के नंबर अगर कम होंगे तो देयर इनकम विल डिक्लाइन। तो इसीलिए उन्होंने क्या किया कि फॉरेन में कैंपसेस खोल करके अब उनको अपने यहाँ तो बुलाना नहीं पड़ रहा कंट्री में, वो दूसरे कंट्री में एक ऐसे ही छोटा बहुत कैंपस खोल के वहाँ पे पैसे कमा लें। दूसरा क्वालिटी एंड फैकल्टी इशूज़। तो ऑथर ने ये भी बताया कि ग्लोबल एक्सपीरियंस का ये बताना है, ग्लोबल एक्सपीरियंस देखने के बाद उनको ये समझ में आया कि ब्रांच कैंपसेस जो होते हैं दे आर रेयरली फुल टाइम होम कैंप, मतलब वो बहुत कम उनके होम कैंपस फैकल्टी बहुत कम टाइम के लिए आते हैं एंड दे आर हैविली रिलायंट ऑन लोकल टीचर्स एज वेल। जब लोकल टीचर्स पे ही रिलायंट होना है तो फिर फॉरेन एकेडमिक एक्सपीरियंस कहाँ मिल पाएगा। एंड इट रिस्क ऑफ ऑफरिंग ओनली अ फ्यू पॉपुलर प्रोग्राम्स रादर देन फुल फ्लेजेड यूनिवर्सिटीज। तो बहुत कम पॉपुलर प्रोग्राम्स ही मिल पाते हैं, फुल फ्लेजेड यूनिवर्सिटी का मज़ा नहीं आता। इसके अलावा अगर मान लो नहीं चला तो रिसेंट ईयर में बहुत सारे कैंपसेस क्लोज भी हुए हैं, तो रिस्क ऑफ कैंपस शटडाउन हमेशा रहता है। इन्वेस्टमेंट कमिटमेंट बहुत कम रहता है, देयर इज वेरी लेस इन्वेस्टमेंट कमिटमेंट एंड लिमिटेड रिसर्च कंट्रीब्यूशन। ऐसे इंस्टीट्यूशन के कैंपसेस जब बनते हैं तो उनका प्योरली टीचिंग सेंटर्स होते हैं, ये यहाँ पे R&D का काम कुछ नहीं होता, तो हमारे इंडिया के रिसर्च इकोसिस्टम में बहुत कम ये कंट्रीब्यूट कर पाएंगे। इसके अलावा रेगुलेटरी एंड एक्रीडिटेशन गैप्स भी रहता है, बिकॉज इंडिया लैक्स अ क्लियर रूल्स ऑन क्वालिटी एश्योरेंस, एक्रेडिटेशन, फी रेगुलेशन एंड स्टूडेंट प्रोडक्शन। तो ऐसा ना हो कि नाम बड़े हो जाएं, दर्शन छोटे हो जाएं, फीस खूब ज़्यादा लग जाए। ये सारी चीज़ें ऑथर ने यहाँ पे मेंशन किया। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दिस एज वेल, समझ में आपको आ गया होगा। आगे मूव करते हैं, देखते हैं क्या है। आज के न्यूज़ में यहाँ पे एक बहुत अच्छा आर्टिकल ये भी आया था, कैन लॉयर्स ब्रेक क्लाइंट कॉन्फिडेंशियलिटी। अब ये देख लो, बहुत अच्छी बात है, आपको दिखा देता हूँ। 31 अक्टूबर को सुप्रीम कोर्ट ने अपहेल्ड किया है इस चीज़ को, जो क्लाइंट कॉन्फिडेंशियलिटी आपने कई बार न्यूज़ में, शोज़ में देखा होगा कि अरे मैं लॉयर हूँ, आप मेरे से बता सकते हो, क्लाइंट कॉन्फिडेंशियलिटी क्लॉज रहता है, तो मैं आपकी बात कभी किसी को नहीं बताऊँगा, है ना। तो ये सारी चीज़ें जो है, ये इसके ऊपर एक अभी सुप्रीम कोर्ट ने 31 अक्टूबर को जजमेंट निकाला है, जिसमें उन्होंने कहा है कि यस देयर इज अ क्लाइंट कॉन्फिडेंशियलिटी क्लॉज और उसको ऐसे ही ब्रेक नहीं किया जा सकता। तो मैं आपको पूरी डिटेल यहाँ पे दे देता हूँ। देखो, एडवोकेट क्लाइंट प्रिविलेज एंड सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट क्या है। तो जैसा मैंने आपको बताया कि यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि पुलिस कैन नॉट समन अ लॉयर जस्ट टू आस्क वॉट देयर क्लाइंट टोल्ड देम। मतलब कि किसी भी लॉयर को पुलिस सिर्फ इसलिए नहीं बुला सकती है ये पूछने के लिए कि बताओ आपके क्लाइंट ने आपको क्या बताया, ठीक है ना, एक्सेप्ट इन द रेयर केसेस, केवल और केवल रेयर केसेस में बुला सकती है जब लीगल एडवाइस इटसेल्फ इज यूज्ड टू कमिट और हाइड अ क्राइम। मतलब जब लीगल एडवाइस खुद ही यूज किया गया हो कोई क्राइम करने के लिए या हाइड करने के लिए,
तभी बस पूछ सकती है, अदरवाइज दे कैन नॉट आस्क व्हाट देयर क्लाइंट टोल्ड देम। और यही रीज़न है कि ये जजमेंट प्रोटेक्ट करता है कॉन्फिडेंशियल रिलेशन बिटवीन लॉयर एंड देयर क्लाइंट। एंड अभी रिसेंटली अहमदाबाद पुलिस ऑफिसर ने सम्मन किया था एक डिफेंस लॉयर को अंडर सेक्शन 179 ऑफ बीएनएसएस, और उससे कहा कि भैया बताओ व्हाट वर द डिटेल्स ऑफ द क्रिमिनल केसेस। तो ऐसे आप नहीं बुला सकते। इनको बोला जाता है प्रिविलेज्ड कम्युनिकेशन, मतलब दे आर प्रिविलेज्ड कम्युनिकेशन आर प्रोटेक्टेड कम्युनिकेशंस बिटवीन टू पीपल who are in a special relationship, ठीक है ना, एंड that does not allow them to be disclosed even in court। तो भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 में ऐसे कम्युनिकेशन में स्पाउसेस के कम्युनिकेशन है, मतलब कम्युनिकेशन ड्यूरिंग मैरिज कैन नॉट बी डिस्क्लोज्ड इवन आफ्टर डाइवोर्स अनलेस वन स्पाउस कमिट्स अ क्राइम अगेंस्ट द अदर। दूसरा, स्टेट सीक्रेट अनपब्लिश्ड ऑफिशियल रिकॉर्ड्स कैन नॉट बी रिलीज्ड विदाउट अप्रूवल। एडवोकेट क्लाइंट प्रिविलेज जो है वो थर्ड है। लॉयर्स मस्ट नॉट रिवील व्हाट क्लाइंट टोल्ड देम ड्यूरिंग प्रोफेशनल वर्क इवन आफ्टर द केस एंड होने के बाद भी नहीं बता सकते। अब ये क्यों प्रोटेक्शन है? इंपॉर्टेंट प्रोटेक्शन है ताकि एक फेयर ट्रायल एंड फेयर रूल ऑफ लॉ हो सके, है ना, याद रखिएगा, फेयर ट्रायल के लिए दैट इज समथिंग विच इज इंपॉर्टेंट। एंड फेयर डिफेंस भी तभी मिल पाएगा ना, इट प्रोटेक्ट्स द राइट टू फेयर डिफेंस। आर्टिकल 21 जो है, एक्यूज्ड को तभी ऑनेस्ट लीगल एडवाइस मिल पाएगी जब ये कॉन्फिडेंशियलिटी रहेगी। एंड लॉयर्स ऑल्सो डोंट फियर बीइंग फोर्स टू एक्ट एज विटनेस अगेंस्ट देयर ओन क्लाइंट्स एज वेल। इसके अलावा स्टॉप द मिसयूज ऑफ पुलिस पावर। तो पुलिस कैन नॉट यूज सेक्शन 179 टू प्रेशर लॉयर्स, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। एंड इट ऑल्सो स्ट्रेंथन्स द कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी। कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी जो कि डिफेंस के लिए भी उतना ही मौका देती है। आप सबको पता है कि राइट टू हर्ड सबका है ना, राइट टू बी हर्ड। और ऐसे में अगर आप बातें बताने लगेंगे लॉयर्स, तब तो हो चुका, कोई किसी को बताएगा ही नहीं, लॉयर ही नहीं हायर करेगा, ठीक है। एंड वो इस वर्डिक्ट का मतलब क्या है कि इट प्रिवेंट्स इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज फ्रॉम मिसयूजिंग सम्मन्स अगेंस्ट लॉयर्स एंड जर्नलिस्ट। तो लॉयर्स और जर्नलिस्ट को बुला के जो सम्मन किया जाता था वो मिसयूज नहीं होगा पावर का। एंड इट ऑल्सो रीइंफोर्सेस सुप्रीम कोर्ट रूलिंग्स दैट लीगल एड इज अ पार्ट ऑफ आर्टिकल 21। लीगल एड जो है वो आर्टिकल 21 का पार्ट है, ये चीज़ भी क्लियर हो जाती है। एंड इट ऑल्सो रीस्टोर्स द चेक्स एंड बैलेंसेज, है ना, रिस्टोर करता है चेक्स एंड बैलेंस को। और जुडिशरी ने बोल दिया भाई कि भाई अपनी उसमें रहा करो, लिमिट में रहा करो, ठीक है ना। अब एक चीज़ और आई थी आज के न्यूज़पेपर में G7 कंट्रीज़ के बारे में। तो G7 कंट्रीज़ के बारे में थोड़ा सा मैं आपको बता दूं, एस जयशंकर जी गए थे। तो G7 में 7 कंट्रीज़ हैं, इनफॉर्मल ब्लॉक है वर्ल्ड की एडवांस्ड एंड इंडस्ट्रियल डेमोक्रेसीज़ का, और ये फोकस करता है इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, इंटरनेशनल सिक्योरिटी, क्लाइमेट एक्शन, डेवलपमेंट एंड मेजर जियोपॉलिटिकल इशूज़ पे। 1975 में बना था, पहले G6 हुआ करता था, ऑयल क्राइसिस के बाद बनाया गया था। कनाडा ने 1976 में ज्वाइन किया तो G7 बन गया। EU इसमें पार्टिसिपेट करता है एज अ नॉन इन्यूमरेटेड मेंबर, याद रखें, नंबर के रूप में नहीं गिना जाता, नॉन इन्यूमरेटेड मेंबर है वो EU। नॉट अ ट्रीटी बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन, इट इज़ नॉट अ ट्रीटी बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन, मतलब कि इसमें कोई ट्रीटी इन्वॉल्व नहीं है। एंड डिसीजंस आर नॉन बाइंडिंग बट हाईली इन्फ्लुएंशियल। 7 मेंबर्स में यूनाइटेड स्टेट्स, यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस, जर्मनी, इटली, कनाडा, जापान आते हैं। यूनाइटेड स्टेट्स, यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस, जर्मनी, इटली, कनाडा, जापान और यूरोपियन यूनियन एक पार्टिसिपेंट है बट नॉन इन्यूमरेटेड है। फॉर्मल मेंबर की बात करें तो रशिया ने ज्वाइन किया था 1998 में, तब G8 बन गया था। लेकिन रशिया की मेंबरशिप 2014 में सस्पेंड कर दी गई जब उसने क्रीमिया को एनेक्स कर लिया। एंड अगेन द ग्रुप बिकेम G7। तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दिस एज वेल, आपको समझ में आ गया होगा। आज के न्यूज़पेपर में आई थिंक इतना ही है। आप लोग को अगर पसंद आया हो तो बताएं, लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। कीप लविंग अस, कीप शेयरिंग अस, एंड कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताएं। और आप हमारे ब्लॉग्स को भी लाइक शेयर किया करें, कमेंट किया करें, बताया करें कि कैसा है, कुछ और इम्प्रूवमेंट अगर आपको चाहिए, कुछ और एडिशन चाहिए तो प्लीज़ डू टेल अस। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।